तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर एंड वेक्टर ये टॉपिक एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक पूरे फिजिक्स का, ठीक है, बेस है। ये टॉपिक जिसको नहीं समझ में आया उसको जेई नीट का फिजिक्स समझ में नहीं आता। ठीक है, और ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या है, मैं आपको जब अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ गया पूरा मैथ्स है, बट मैथ्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। एंड तक ये टॉपिक का मतलब इवन इसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बना के रखने का, क्योंकि ये एंड तक पूरे 2 साल काम में आने वाला है आपको, पूरा का पूरा जेई नीट प्रिपरेशन। ठीक है, तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूं मेरे इनिशियल 2 से 3 लेक्चर्स, ठीक है, इनिशियल 2 से 3 लेक्चर में एक सीन है, क्योंकि 2 वीक्स कुछ लोग गांव वगैरह गए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल 2 से 3 लेक्चर मेरे थोड़े से काइंड ऑफ रिपीटेटिव लेक्चर्स, रिवीजन, एकदम आगे नहीं जाएंगे अपन, थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे। एंड आफ्टर नेक्स्ट वीक मतलब 10 दिन के बाद फुल फ्लेज में पोर्शन दौड़ेगा। ठीक है, तब तक आपको आके बैठना है। तो स्केलर वेक्टर में जो एकदम फर्स्ट चीज पढ़ाता हूं मैं, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता होगा स्केलर क्या होता है। किसको पता है भाई स्केलर क्या होता है? कुछ लोगों ने कुछ पढ़ा होगा तो बता दो क्या होता है स्केलर। हाँ बोलो। तो स्केलर ओनली हैज व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन लोग के लिए, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड को ना मैं ब्रैकेट में, मतलब वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड को ब्रैकेट में मैंने लेंथ लिख के रखता हूं, ये लेंथ क्या है, और डायरेक्शन को मैं एंगल करके लिख के रखता हूं। ठीक है, अब सिंपल ये क्या है, पहले क्वांटिटीज समझो। मतलब फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज आने वाली है ना, वो इधर स्केलर्स होगी नहीं तो वेक्टर्स होगी। थर्ड क्वांटिटी होती है टेंसर, जो अपने सिलेबस में नहीं होती, वो बाद में जब इंजीनियरिंग करोगे तब टेंसर वगैरह सब पढ़ोगे। ठीक है, और एक चीज अभी ना कभी लिखना है, कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। मतलब मेरा अपना ये मेथड कैसे होगा मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। ठीक है, आपको पहले सुनने का, और जब मैं बोलता हूँ लिखो तो लिखने का। स्टार्टिंग में इजी होगा, बट आगे आगे जाके कैसा, 10th में कैसे आप ऐसा ऐसा करके लिखते थे, वो नहीं करना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपका आधा ध्यान कहाँ पे रहेगा, वो लिखने पे। और इस बार सब कंसेप्चुअल चीज आने वाली है अभी आगे के 2 साल, तो कंसेप्चुअल चीजों में पहले सुनने का, प्रोसेस करने का, जब मैं बोलूंगा लिखने के तो आप फिर बाद में लिखने का। ठीक है, ये अपना मेथड रहेगा एटलीस्ट मेरे लेक्चर में। ठीक है, ओके, तो कौन से क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है। किसी ने बोला सर स्केलर कौन सी है। ठीक है, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब नंबर है। अब सबसे बेस्ट स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, सबसे पहली स्केलर क्वांटिटी मास। ठीक है, जैसे भाई तेरा मास कितना है, 48 kg, 50 kg, राइट। तो 50 kg ये कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा मास 50 kg है एक डायरेक्शन के साथ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा बोलेगा कभी नहीं। तो बेसिकली हमेशा मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ 50 kg, मतलब एक नंबर। ठीक है, तो मास हो गया जिसको सिर्फ नंबर लगता है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा होता है जिसको डायरेक्शन बिल्कुल नहीं लगती, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। और कौन सा क्वांटिटी है, टाइम। ठीक है, टाइम के लिए कभी हम बोलते हैं कि टाइम आज, मतलब आज कितना, अभी कितना बजे, हाँ 3 बजने को आया है वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा कभी अपन डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद मास, टाइम, टेम्परेचर और डिस्टेंस, राइट। ये ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है, मैं यहाँ पे क्वांटिटीज कुछ लिख के रखता हूँ। डिस्टेंस, फिर उसके बाद आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। स्पीड, फिर उसके बाद कुछ क्वांटिटीज आएंगे जैसे वर्क, पावर, ये भी सब स्केलर क्वांटिटीज, ऐसे इनफाइनाइट बहुत सारे क्वांटिटीज, बहुत सारे क्वांटिटीज है। ठीक है, जो स्केलर है, जिनको डिफाइन करने के लिए क्या सिर्फ लगेगा, नंबर, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। वर्क, पावर वगैरह स्केलर क्यों, वो बाद में 5th या 6th लेक्चर में आएगा। ठीक है, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहली वेक्टर क्वांटिटी जो हम लोग सब लोग पढ़ेंगे, पता है उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमन एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ ये। ठीक है, अपन अभी मुंबई में है। ठीक है, अब मुंबई से अपने को जाना है कहीं पे, कहाँ पे जाना है आपको, हाँ दिल्ली जाना है भाई,
सबको दिल्ली जाना होता है, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली जाना है। अब मुंबई से दिल्ली जाना है तो कितने पाथ है, कितने पाथ में अपन जा सकते हैं? बहुत सारे पाथ्स, ठीक है, बहुत सारे पाथ्स। मतलब कौन से पाथ? ऐसा मत बोलो रिक्शा से, बस से, हैं? हाँ, मतलब ऐसा इधर से कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे पाथ है, ठीक है। कोई भाई पूरा समुद्र घूम के, ठीक है, दुबई जाके इधर उधर जाके दिल्ली पहुंचेगा। तो देर आर इनफाइनाइट पाथ्स टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। हर एक में जिसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो डिस्टेंस अलग अलग है, बट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? मतलब मुंबई दिल्ली डायरेक्ट पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? स्ट्रेट, मतलब सीधा ऐसे इधर से इधर। और मैंने बोला मुंबई से दिल्ली स्ट्रेट पहुंचना है, मैंने बोला डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो 1000 किलोमीटर में पहुंच जाएगा। तो अब मैंने आपको बोला कि भाई मुंबई से अभी यहां से निकलो और 1000 किलोमीटर जाओ, क्या दिल्ली पहुंचोगे तुम लोग? क्यों नहीं पहुंचोगे? डायरेक्शन। इसके साथ क्या चाहिए अपने को? डायरेक्शन भी तो चाहिए भाई, इस डायरेक्शन में जा तो पहुंचेगा। तो मतलब आपको 1000 किलोमीटर के साथ और एक एंगल की जरूरत है। मैं बोलूंगा एक रफ कि 40 डिग्री, 40 डिग्री पे निकलो और 1000 किलोमीटर जाओ, आप कहां पे पहुंचोगे? दिल्ली पहुंचोगे। और यहां पे मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया ना, एरो भी ड्रॉ कर दिया ना। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो यहां पे एरो दिख रहा है, इस एरो के पास उसकी एक लेंथ है, एरो की लेंथ, ठीक है, जो कितनी है? 1000 किलोमीटर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और इस एरो का एक डायरेक्शन भी है, मतलब वो एक एंगल के साथ है, राइट। तो जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट करे उसको डायरेक्शन बोलेंगे हम लोग। तो ये जो क्वांटिटी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, पहला फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी हो गई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का देखो, अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट का, जैसे डिस्टेंस का सिंबल एस है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है? भी एस ही है, बट इसके साथ हम लोग एस के साथ एक, हाँ यस, एक एरो यूज करेंगे ऐसे, एस एरो। और ये हो गया मेरा वेक्टर का सिंबल। स्पीड है तो इसके यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? एक वर्ड बोलते हैं बाद में, वेलोसिटी। पता है ना, दो वर्ड होते हैं, स्पीड होता है, एक वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में बोलता हूं यहां पे, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वी एरो। ये वी था। स्पीड में क्या लिखेंगे? सिर्फ वी। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे? वी एरो, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, ये सब कुछ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ए, एक एरो डाल देंगे, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं उल्टा एरो डाल दूंगा, तो ऐसे उल्टा एरो डालने की जरूरत, मतलब अपन उल्टा एरो नहीं डाल सकते। कोई बोलेगा सर उसको एरो को थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा, तो नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये अपने सिंबल्स डिफाइन कर दिए मैथमेटिशियंस ने, उसको यूज करना है। फोर्स क्या लिखेंगे? एफ एरो, मतलब एफ वेक्टर। अब इसको बोलेंगे एस वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर, एफ वेक्टर। ऐसे करके सारे सिंबल्स अपन बाद में देखते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके बाद आएगा इंपल्स, मोमेंटम, सुना है ना मोमेंटम वगैरह, फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बहुत सारे क्वांटिटीज आने वाली है। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ऐसी बहुत सारे क्वांटिटीज पढ़ने वाले। तो मतलब पूरे फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ेंगे, आइदर क्या? स्केलर्स, नहीं तो वेक्टर्स। अब प्रॉब्लम क्या पता है? स्केलर्स को ऐड करने तो आ जाता है अपने को। जैसे मैंने आपको बोला कि एक मास दिया m1, दूसरा मास दिया m2, और दोनों को ऐड करना है। m1 प्लस m2 मुझे m3 दे देंगे। मतलब किसी ने बोला सर इसका मास 50 kg, तेरा मास भी 50 kg दिख रहा है, तो 50 kg नहीं, तेरा कौन सा, इसका मास 70 kg होगा तेरा, एकदम एग्जैक्ट गेस मारा, ठीक है। जिसका जो भी मास है, मुझे होता है 1 2 3 4 ऐसे मासेस को मैं ऐड करते गया। क्या कुछ दिमाग लगाएगा अलग से? क्या किया आपने? बचपन वाला क्या? अलजेब्रा, 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 70, क्या किया? सीधा अलजेब्रा। तो मासेस को तो ऐड डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैंने आपको ऐसे कुछ एरोज दिया था, डिस्प्लेसमेंट वाला चीज, और बोला इनको ऐड करके दिखाओ। आएगा? अब तक तो नहीं आएगा, ठीक है। जिन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड किए उनको शायद आ सकता है, जिन्होंने थोड़ा सा अटेंड किया है, बट नॉर्मली अपने को सिखाया गया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भी अपन ने पूरा का पूरा बचपन पढ़ लिया। आप सोचो, बचपन में पूरा का पूरा बिना वेक्टर से पढ़ लिया। आपको पता है आपका सबसे फेवरेट इक्वेशन जो आप लिखते थे, फेवरेट था कि नहीं पता नहीं मुझे, बट ये इक्वेशन आपने कभी देखा है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। भाई याद है क्या इक्वेशन?
v को क्या बोलते थे हम? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी, तो ये पूरा का पूरा v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखना सही है क्या? नहीं, इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा? ऐसे एरो। बट कभी जिंदगी में एरो के साथ खेला ही नहीं आपने, आपको पता ही नहीं है मैथमेटिक्स। तो आपने बचपन में जो भी पढ़ा हुआ है वो सब गलत एजम्पशंस में पढ़ा है, कुछ कुछ चीजें एज्यूम किया हुआ है और उसके हिसाब से पढ़ लिया है। तो एक्चुअली अपने एक्चुअल फिजिक्स पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए वो रट्टा मारते थे, इसलिए अपने को ऐसा लगता था कि अपन रट रहे साइंस। तो अभी क्या है ना, हर एक चीज को क्या करना है, समझना है। ठीक है, हाँ, तो समझने के लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर को समझना, जो अपन यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एस वी ए एफ करके लिख दिया मैंने। अभी ये दिखता कैसे, वो दिखता कैसे मैं यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एरोज कैसे दिखता है, मतलब वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर होता है ये, ठीक है। अब मैं अलग अलग वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। मतलब क्या ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे? सिर्फ एरोज। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये एस वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको मैंने बोला वेलोसिटी वेक्टर है, वी वेक्टर है। कोई बोलेगा सर ये एफ वेक्टर है, ऐसा करके फिजिक्स में आएंगे। तो एरोज मतलब वेक्टर। अब एरो के पास जैसे ये एस वेक्टर है जिसका लेंथ सपोज 10 हो गया, और यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, मीटर। ऐसा यूनिट मीटर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10 मीटर। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का हम लोग बोलेंगे इसकी लेंथ है 4, किसने बोला इसकी लेंथ 4 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा 4 मीटर पर सेकंड। फोर्स वेक्टर, अब एक ऐसा फोर्स है जिसको मैंने बोला चल 5, तो 5 न्यूटन। ऐसा करके फिजिक्स में लिखेंगे। अभी अपने लेक्चर्स में अपन ये सब यूनिट्स यूज नहीं करेंगे, यूनिट्स कब यूज करेंगे, जब हम लोग एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब एक्चुअल काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा तब। ठीक है, अब तक के लिए ये इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 5 है। अब लेंथ है, तो लेंथ को क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर कितना है यहाँ पे, 10। तो क्या आप ऐसा लिखोगे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, ऐसा लिखोगे? नहीं ना, इसके एक सिंबल यूज होता है, आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इक्वल टू 10 ऐसा लिखने का नहीं, एकदम सिंपल एक हमने एक सिंबल यूज किया, वो सिंबल है ये, ऐसे दो एरोस, ऐसे दो ऐसे ऐसा करके रख देने का। ठीक है, इसको हम लोग बचपन में बोलते थे मॉड्यूलस। जिन लोगों ने पढ़ा होगा मॉड करके बोलते थे। एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाने के लिए काम आता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू। कभी भी आपको ना -5 नंबर दे दिया मैंने, -5, और बोला -5 को कन्वर्ट करो +5 में, तो -5 को किसके अंदर डाल देने का, ऐसा मॉड के अंदर। मॉड के अंदर -5 डाल दिया तो +5 बन के निकलता है। ठीक है, तो इसमें मॉड ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 10। तो इसमें मॉड वी की वैल्यू कितनी होगी, फिर मॉड वी की वैल्यू कितनी है, 4। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये इसमें मॉड ऑफ एफ की वैल्यू कितनी होगी, 5। बस एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, इसमें और एक चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको, ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर के इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द वेक्टर। एकदम सिंपल। तो ये टी हो गया, ये एच हो गया, टेल और हेड। तो इसको ये क्या हो जाएगा, टेल हेड, ये क्या हो जाएगा, टेल और हेड। तो एकदम सिंपल। किसने बोला सर वेक्टर क्या होता है, एरो। कहीं भी आपको एरो दिखाई दे तो वो क्या होता है, वेक्टर। उस एरो के पास क्या होगा, जैसे मैंने एक एरो बोला है, तो इस एरो के पास क्या होगा, उसकी खुद की क्या होगी, लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, और उसका खुद का एक डायरेक्शन होगा, वो होगा डायरेक्शन। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, किसने बोला ये एरोज जो दिख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इधर इधर, इन एरोज को ऐड करके दिखाओ। मतलब मैंने बोला एक एरो है जिसका लेंथ 10 है, एक एरो जिसका लेंथ 4 है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, बोला इन एरोज को ऐड करके दिखाओ। तो क्या 10 + 4 14 होगा? नहीं, आप एरोज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाया नहीं गया है। अब उसको ऐड करने का तरीका जो होता है उसको हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? अब मैंने बोला इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, मतलब एरो को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाया कि कब तक, अभी तक नहीं। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, फिर इन एरोज को अब मल्टीप्लाई करके दिखाओ। कुछ ने बोला सर इसको मल्टीप्लाई करो, आता है कब तक मल्टीप्लीकेशन? चलो बचपन में मुझे तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसमें वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते थे, ऐसी कौन सी क्वांटिटी जहां पे वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते थे, पढ़िए आपने?
आईसीएसई ने तो पढ़ी है और इवन स्टेट बोर्ड में भी पढ़ी है। नहीं नहीं, ऐसे कौन सी क्वांटिटीज यहाँ पे किसी ने वर्क पता है? वर्क वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू, तो फोर्स भी क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर। दोनों को क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे ना। बट ध्यान में रखना, मैं भी एक बता रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर ही नहीं सकते। पढ़ेंगे इसको तीसरे चौथे पांचवें लेक्चर में, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं? तो फिर आपने बचपन में तो क्या पढ़ा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। गलत कर दिया ना फिर तो। और आप सोचो ना, मैंने वर्क को क्या लिखा है यहाँ पे? स्केलर लिखा है। तो आप सोचो ना, मतलब एक वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो स्केलर मिल गया। कैसे? कुछ तो पंगा है ना। वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आने वाली है। क्या होता है उसका एग्जैक्ट मैथमेटिक्स, इवन वो भी मैथमेटिक्स। आपको पता है अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे? वो ऐसा ऐसा याद है कि नहीं? वो मैग्नेटिज्म वगैरह में वो करंट जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सब थंब वगैरह, ठीक है? ये सारी चीजें जो है वो भी अपन वेक्टर से डिफाइन करेंगे। आपने उसको अलग अलग रूल के नाम दिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। अभी अपन वेक्टर्स के साथ पढ़ेंगे। तो बेसिकली सिंपल ना, फिजिक्स को समझना है तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो इसको क्विकली जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसको फटाफट लिखो आप लोग, ठीक है? मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ही साथ में आपको दिख जाएगा मोस्टली। दिख रहा है सबको? यूनिट भी अलग है तो कैसे एडिशन सकते हैं? हाँ यूनिट भी अलग है ना। हाँ, okay. अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर, ठीक है? अब वेक्टर मतलब एक एरो होता है। अब किसी ने बोला इस एरो को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है? एरो को ऐड करने का तरीका क्या है, ठीक है? तो एरो को ऐड करना मतलब वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के ना बहुत अलग अलग मेथड्स है, ठीक है? तो मैं सारे के सारे पहले मेथड लिख के रखता हूं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे हम लोग? तो वेक्टर एडिशन का सबसे पहला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या है वो बताऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है? उसका जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलेंगे पैराग्राम लॉ। तो पैराग्राम लॉ भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक तीसरा है जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो मैं सिर्फ उसको अलग कलर में लिख के रखता हूं, पॉलीगॉन लॉ। ऐसे अलग अलग लॉज है वेक्टर को ऐड करने के, ठीक है? और तुम बोलोगे सर तीन तीन लॉ क्यों? एक्चुअली तीन तीन लॉ नहीं है, मतलब सबका तरीका तो एक ही है। सबका जो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है ये, तो पहले सिर्फ सुनो, ठीक है? क्या है ट्रायंगल लॉ जो होता है ना, वो सबका इंपॉर्टेंट सबसे बेस है। तो ये बेस है, मतलब ये भी इससे ही बनता है, ये भी इससे ही बनता है। और बाद में जाके ना अपन पहले ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, बट ट्रायंगल लॉ के बाद हम लोग कुछ टाइम के बाद ना, एक दो तीन लेक्चर्स के बाद हम लोग ट्रायंगल लॉ को एक नया वर्ड से बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे टेल हेड। क्या बोलेंगे उसको? टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन या रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो ये टेल हेड वाला सीन है। पैराग्राम लॉ जो होता है ना उसको हम अलग वर्ड बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट, ठीक है? ये क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है, लिखो मत, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, ये तीनों तीन चीजें क्या है, ठीक है? उसके लिए उसके पहले मैं पहले रफ आपको कुछ बताता हूँ, फिर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। मैं जो भी रफ बताऊंगा वो लिखना नहीं है, वो आपको जस्ट समझने के लिए, ठीक है? मेरा काम क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, अपने को किसको ऐड करना है? वेक्टर्स को ऐड करना, ठीक है? और सबसे पहला चीज तो ये आ गया कि मैंने एक वेक्टर दे दिया। सपोज मैंने एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, ठीक है? मैंने एक वेक्टर दे दिया बी वेक्टर। अब मैं वापस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब का भी यूज करेंगे अपन स्केलर वेक्टर खत्म होने के बाद। अभी मैं ए बी सी ऐसे ही सब वर्ड यूज करूंगा, ठीक है? ये ए वेक्टर, इसकी लेंथ मैंने दी है सपोज 3, बी वेक्टर की लेंथ दी है 4, और मैंने बोला ये ए एंड बी दोनों को ऐड करो। मतलब मुझे क्या चाहिए? ए वेक्टर प्लस क्या चाहिए? बी वेक्टर। और कोई बोलेगा सर ए प्लस बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं उसको? बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर मुझे ए प्लस बी चाहिए, बी प्लस ए। तो ए प्लस बी, बी प्लस ए, सब कुछ चीजें सेम ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है, ठीक है? और आपको तो ए प्लस बी प्लस ए को क्या बोलेंगे हम लोग? दो चीजों को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है ना। तो
ये जो वेक्टर बनेगा ए एंड बी, ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर को ऐड करके जो तीसरा वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। उसको अपन क्या लिखेंगे? आर। हाँ, कोई बोलेगा सर सी लिखा तो भी चलेगा कि a प्लस बी इक्वल टू सी, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो चाहिए डी लिखना है डी लिखो, ई लिखना है ई लिखो, बट अपन a प्लस बी से क्या मिलता है? रिजल्टेंट ना। रिजल्टेंट वेक्टर का अपन पहला क्या लेंगे? आर, ठीक है, तो आर वेक्टर बोल देंगे अपन। हाँ, तो अब मुझे बोलो ये 3 है ये 4 है, तो आर वेक्टर वो भी तो वेक्टर ही है ना, कैसे दिखेगा ये वेक्टर? ये ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, तो आर कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसकी लेंथ कितनी होगी? क्या 4 + 3 7 होगी लेंथ? अरे 4 + 3 7 लेंथ होती तो अपने पढ़ाते ही नहीं, तो कुछ तो अलग होगी ना लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी, मतलब वो वेक्टर का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कितना होगा पता है क्या? नहीं। अब वो निकालने का तरीका वो है ये ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ। समझ में आ रहा है? तो अभी सबसे पहला रूल एकदम दिमाग में रखो। ये लेंथ है ना, ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर को ऐसा करके पैरेलली हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होता। जैसे मैंने वेक्टर यहां पे रखा है ए वेक्टर, अब इसको मैंने पैरेलली घुमाया। पैरेलली क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मैं तो इसको मैं घुमा के लेके जाऊंगा तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। डायरेक्शन चेंज मतलब वेक्टर चेंज, ठीक है। तो इसको मैं इधर से उठा के इधर लेके आ सकता हूं, इधर से उसको लेके इधर आ सकता हूं। तो अब देखो कैसे लेके आने का। ए को घुमाया, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लेके आया, मैं ए को घुमाया ऐसे लेके आया, फिर बी को घुमाया और बी को घुमा के देखो कैसे लेके आया, मैं बी को घुमा के ऐसे लेके आया। कैसे रखा? अब आप देखोगे इसमें ये ए का क्या है? टेल। ये क्या है? हेड। फिर ये बी का क्या है? टेल हेड। तो यहां पे क्या था? टेल हेड टेल हेड, वही तो लिखा था ना मैंने, टेल हेड टेल हेड। तो मैंने रखा कैसे? टेल हेड करके रखा। हाँ, कोई बोलेगा सर ए को उठा के बी को, पहले ए को उठाया फिर बाद में बी को उठाया। सर उल्टा भी तो कर सकते हैं, पहले किसको उठाएंगे? बी को। तो कोई बोलेगा सर ठीक है चलो पहले बी को उठाया, ठीक है, इधर लेके आए, फिर किसको उठाया? ए को। और कैसे रखा? ऐसे। ये भी क्या हो गया बताओ? टेल हेड, दोनों सेम ही है ना। इस डायग्राम में पहला कौन है? ए, बाद में कौन है? बी। इसमें बी ए। अब मुझे बताओ, आपको इतना समझ में आएगा ट्रायंगल लॉ मतलब क्या? अपने को क्या पूरा करना है? ट्रायंगल। तो क्या इसमें दोनों में ट्रायंगल पूरा कर सकते हैं? कैसे करेंगे ट्रायंगल पूरा करने के लिए? पहले का क्या करेंगे? पहले का टेल और इधर का हेड, इसको क्या करेंगे अपन? कनेक्ट। तो इसको मैंने सपोज कनेक्ट कर दिया, पहले का टेल दूसरे का हेड को ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये एरो देखो क्या करेंगे? पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ, पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ मैंने एरो ड्रॉ किया। इधर भी क्या किया? पहले का टेल और दूसरे का हेड, इसको मैंने ऐसे एरो ड्रॉ किया। ये जो एरो था, इसी को एरो को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आएगा क्या किया मैंने? डायग्राम समझ में आया? क्या किया अपन ने? इसमें क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। ए बी और ए आर हो गया, दोनों में ट्रायंगल दिख गया। तो इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ। बट तुम बोलेंगे मैंने दूसरा भी नाम लिखा था, क्या लिखा था मैंने दूसरा? पैराग्राम लॉ। फिर बोलेगा सर पैराग्राम लॉ क्या है? और उसके नीचे मैंने क्या लिखा था? याद करो क्या लिखा था? कॉनकरेंट करके लिखा था, कॉनकरेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? टेल हेड, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ए और बी को मैं यहां पे पूरा इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मुझे बताओ ए और बी को, ए को उठाया बी को उठाया, ए को उठाया और ए एंड बी को उठा के कैसे रख सकते हैं हम लोग? और एक तरीका है, ए और बी को उठा के मैं ऐसा भी रख सकता हूं, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं ए को उठाऊंगा, ठीक है, फिर बी को उठाऊंगा और दोनों को ऐसे रखूंगा। बताओ इसमें मैंने कैसे रखा? दोनों का हेड और हेड क्या कर दिया? सेम। कभी भी ऐसी डायग्राम बनानी नहीं है भाई, ये इसको क्रॉस मार के रखता हूं। कभी भी आपको फिजिक्स में ऐसी डायग्राम नहीं बनाने की। मतलब जिन दो वेक्टर्स को, जिन दो एरोज को ऐड करना है ना, उन एरोज का कभी भी हेड और हेड, हाँ, ऐसा साथ करवाने का नहीं कभी भी। बाद में यही सब वेक्टर्स क्या बन के आने वाले? फोर्स वेक्टर बन के आएंगे, ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बन के आएंगे एक्चुअल फिजिक्स में। ध्यान में रखना, कभी ऐसा डायग्राम बनाने का नहीं। ये और ये चलेगा,
तीसरा कौन सा बचा, चौथा कौन सा बचा? देख ए और बी ऐसे करके रखा, फिर कभी ऐसे करके रखा, कभी ये दोनों का क्या रखा, ये कर रखा, और एक बना, और एक कौन सा बचा है? ए और बी का दोनों का क्या, टेल क्या सेम, मतलब ऐसे करके रखा ना कुछ। देखो यहाँ पे ए को उठाया, फिर किसको उठाया, बी को उठाया, और कैसे रखा दोनों का, बताओ क्या रखा है यहाँ पे? टेल और टेल क्या कर दिया, टेल और टेल क्या है, सेम, दोनों का टेल क्या है, सेम। जब वेक्टर्स का टेल सेम होता है तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकरेंट वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, ये पॉसिबल है। और मैं एक चीज बताता हूं, सबसे ज्यादा फिजिक्स में कौन सा पॉसिबल आने वाला है, कौन सा यूज होने वाला है? ये फिजिक्स में कभी भी यही यूज होगा। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? कॉनकरेंट। पता है उसका सबसे मेन, आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। बचपन में आपको पता है फोर्सेस को ड्रॉ करते थे कोई भी चीज पे, जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर फोर्सेस को ड्रॉ करो, बोल कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका एक ग्रेविटी फोर्स लगता है। एरो ड्रॉ करते थे ना बच्चा, एक ऐसा mg एरो ड्रॉ करते थे, याद है? ठीक है, फिर उसके ऊपर ऐसा कोई हैंग करके रखा है तो एक टेंशन करके फोर्स होता है, वो भी अपन ड्रॉ करते थे। कोई हवा वाला फोर्स लग रहा है तो हवा का फोर्स। तो सारे फोर्सेस को कहां से ड्रॉ करते हैं हम? ऐसा सेंटर से ड्रॉ करते थे बचपन में। देखो बचपन में ऐसा कोई डायग्राम, समझे पेन है तो इसके ऊपर mg फोर्स, टेंशन फोर्स, कोई और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सारे के सारे फोर्सेस को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं अपन, बताओ? सब सारे के सारे जो वेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सारे वेक्टर्स का क्या सेम दिख रहा है? टेल। क्या दिख रहा है? टेल सेम दिख रहा है। और टेल सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो भाई ये कौन से वेक्टर्स हो गए जो जिनका टेल सेम, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉनकरेंट। बट अब ऐसे डायग्राम में किसी ने बोला भाई ऐसा डायग्राम है ना, ये डायग्राम में मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाओ। ये डायग्राम मैंने बनाया और बोला इसमें रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाओ। तो ध्यान में रखना, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी हमेशा? ट्रायंगल लॉ की। किसकी? ट्रायंगल लॉ। या फिर इसी में, आप मुझे बताओ, इसी में थोड़ा सा कोई दिमाग लगाएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल को ओवरलैप किया तो क्या दिखता है? पैराग्राम दिखता है। मतलब इसको पैराग्राम बनाना होता तो मैं कैसे बना था? ए को क्या करता है यहां से, ठीक है, मैं दूसरे कलर में, हाँ, ए को मैं, देखो एकदम सिंपल, ए को मैं यहां पे शिफ्ट करता, ठीक है, बी को मैं यहां पे शिफ्ट करता, क्या दिखा यहां पे? ए प्लस बी, टेल हेड, टेल हेड। ऊपर क्या दिखता? बी प्लस ए, टेल हेड, टेल हेड। और बीच में क्या होता? बीच का डायगोनल क्या होता? रिजल्टेंट होता। क्या दिख गया? कौन सा डायग्राम दिख गया? पैराग्राम दिख गया। इसीलिए उसको कौन सा लॉ बोलते हैं अपन? पैराग्राम लॉ। बट ध्यान में रखना, ये पैराग्राम में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको? नीचे में कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ए प्लस बी। ऊपर में कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? बी प्लस ए। मतलब दो ट्रायंगल से क्या बना? पैराग्राम बना। तो बेस कौन है? ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगल लॉ के ऊपर मैंने क्या लिखा है? बेस। समझ में आया? ये पूरा का पूरा मैंने बताया। अब ये पूरा का पूरा आपको लिखना है ना, तो मैं ऐसा मत लिखो। देखो आपको मैं एकदम सिंपल सा चीज बताता हूँ। अपन ने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, और दूसरा लिखा है पैराग्राम लॉ। अभी ये दोनों चीजें क्या है, मैं एकदम सिंपल सा चीजें बताता हूँ आपको। यहाँ पे सब लोग देखो, ठीक है। मैं कोई अलग कलर में यहां पे दो वेक्टर्स दिख रहा हूं। ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर की लेंथ सपोज वेक्टर है, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अपन ने पकड़ ली कुछ 3, इसकी लेंथ अपन ने पकड़ ली 4। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन है इस ए और ए प्लस बी को क्या करके दिखाओ? ऐड करके दिखाओ। तो ए प्लस बी को मैं कैसे ऐड करूंगा? ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका था। क्या किया था अपन ने? एक तो था ट्रायंगल लॉ, दूसरा क्या था? पैराग्राम। तो ट्रायंगल लॉ में क्या लिखेंगे अपन? मैं यहां पे लिखता हूं, आइदर आप क्या करोगे, ए प्लस बी या फिर क्या, बी प्लस ए गिव्स मी रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। जिसमें ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे अपन? पहले ए को उठाओ, लेके आओ, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। फिर किसको उठाओ? बी को उठाओ, यहां पे लेके आओ। और ये हो गया मेरा, इसका लेंथ हो गया 3, इसका लेंथ हो गया 4। तो
मेरा रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, पहले का टेल दूसरे का हेड, देखो ना पहले का टेल दूसरे का हेड, ये क्या था टेल हेड, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। फिर सेकंड में क्या, पहले किसको उठाओ, बी को, फिर उसको ए को, तो बी को पहले उठाओ, तो मैंने बी को उठाया, ठीक है, ऐसे रख दिया, फिर ए को उठाया, ऐसे रख दिया, क्या हुआ यहाँ पे वापस टेल हेड, फिर ये चीज क्या हो गया रिजल्टेंट। तो ये जो बना, ये बना कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। अब आप बोल रहे होंगे अरे सर क्या है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बना के रख रहे हो भाई, जिसको मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी 2-3 लेक्चर के बाद ये समझ में आया, मतलब फिजिक्स समझ में आ जाएगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट है चीज। हाँ, इसके बाद अभी मैथ्स चालू होगा, इसके बाद अपन मैथ्स करेंगे, ठीक है, और मैथ्स में अलग अलग लेवल पर क्या मैथ्स, और आपको डायरेक्टली वेक्टर एडिशन आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकली चीज बता रहा हूँ कि ये वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। अब मुझे तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ। पैराग्राम लॉ क्या था, इसमें दोनों में अपन ने क्या ड्रॉ किया, टेल हेड। अभी अपने को क्या ड्रॉ करना है, कॉन्करेंट, क्योंकि कॉन्करेंट कहां पे यूज होता है, फिजिक्स में ना। हाँ, तो अपन ने पहले डायरेक्टली कॉन्करेंट ड्रॉ कर लेते ए एंड बी को, तो मैंने ए को ड्रॉ किया, फिर किसको ड्रॉ किया, बी को, ऐसा पैरेलली उठा के। हाँ, दोनों का टेल क्या हो गया सेम, इसकी लेंथ 3 थी, इसकी लेंथ 4 थी। अब किसी ने बोला मुझे क्या चाहिए, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब रिजल्ट को निकालने का तरीका क्या था, इसमें सीधा क्या बना दो, ऐसे पैराग्राम बना दो, बट हमेशा मुझे होता है अपने को सब टाइम बचाना है, क्योंकि जेई नीट जैसे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या बचाना होता है, टाइम बचाना होता है। तो मुझे होता है इसमें मुझे एकदम कम से कम टाइम में रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, नहीं मतलब क्या करोगे, बी को क्या करेंगे अपन, शिफ्ट। तो यहाँ पे बी को क्या किया मैंने पहले, शिफ्ट, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या बन गया यहाँ पे, टेल हेड, और फिर क्या, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, क्या बना, रिजल्टेंट। और ऐसा करके मैंने रिजल्टेंट बना दिया। अब किसी को चाहिए तो भाई वापस ए ड्रॉ करो और पूरा का पूरा पैराग्राम लॉ बना सकते हो आप, बट मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है। तो फाइनली इवन पैराग्राम लॉ में रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए जरूरत किसकी पड़ी, ट्रायंगल लॉ की, इसलिए उसका ये सबका क्या है, बेस। तो पैराग्राम लॉ बनता किससे, ट्रायंगल से। और इवन आप देखो कि पैराग्राम भी बनता 2 ट्रायंगल से है ना, ऊपर का बी प्लस है, नीचे वाला ए प्लस बी। सबको समझ में आया क्या ये चीज, इतना सबको समझ में। फिर मैं आपको अलग अलग डायग्राम्स बताऊंगा। अब पॉलीगॉन लॉ क्या है वो बाद में, ठीक है। उसके पहले सिर्फ इतना लिख दो, वेक्टर एडिशन करके हेडिंग डाल दो, ठीक है। मैं सिर्फ यहां पे एक डायग्राम बना के रख रहा हूं, 3 डायग्राम तो बना दिए। कौन सा डायग्राम फिजिबल नहीं था, चलो अलग कलर में लिख देता हूं। कौन सा डायग्राम फिजिबल नहीं था, ए और बी का क्या, ए और बी दोनों को मैं ऐसे जिन दोनों को मुझे ऐड करना है, और दोनों को कभी भी ये डायग्राम में कभी ड्रॉ, हेड और हेड कभी दोनों को ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, टेल और टेल ड्रॉ करूंगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। ये था मेरा टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड था रिजल्ट, ठीक है। इसको फटाफट आप लोग लिख दो। सबको समझ में है क्या है, मतलब डायग्राम तो समझ में है, तो 1-2 डायग्राम आप बनाओगे फटाफट, ठीक है। ये सिर्फ डायग्राम्स बनाओ आप लोग, वेक्टर एडिशन के डायग्राम्स, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिख रहा है, ठीक है। मैं अलग से आपको क्या करना है, सब लोग सुनो, मुझे बताओ किसमें ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, पैराग्राम में ऑलरेडी ट्रायंगल। तो मैं अभी डायरेक्टली ना मतलब ऐसा करके ड्रॉ करके देता हूं, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। क्या ड्रॉ करके दिया, कौन सा डायग्राम है बताओ, कौन सा है, कॉन्करेंट, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, कॉन्करेंट। तो मैं डायरेक्टली ए और बी ऐसे ड्रॉ किया, तो इसमें मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाओ। और एग्जांपल 2 दे रहा हूं मैं, जिसमें ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, दोनों में कॉन्करेंट डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है। चाहिए तो मैं ऐसे एक एंगल भी देके रखता हूँ, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ इन दोनों में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ यूजिंग ट्रायंगल लॉ। इसको कैसे ड्रॉ किया आपने बताओ, पहले क्या किया अपन ने, बी को क्या किया अपन ने, शिफ्ट। तो पहले ए है बी है, हाँ 2 चीजें, आइदर बी को अपन ने शिफ्ट किया, फिर किसको किया, ए को। बट क्या, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, टेल हेड। तो भाई बी को मैंने शिफ्ट किया, तो बी को शिफ्ट करके यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
टेल हेड, फिर क्या, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, ये चीज क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। सबको समझ में आया? तो मतलब किसकी हेल्प ली अपन ने, ट्रायंगल की। तो कोई बोलेगा सर बी प्लस ए भी तो कर सकते हैं, तो कोई बोलेगा ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो भी चल जाएगा आपको, तो पूरा का पूरा पैराग्राम बन गया। बट अपने को क्या, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने से मतलब, अपन ने सिर्फ रिजल्ट को ड्रॉ कर दिया। ए और बी दिया है, इसमें क्या करेंगे वापस, बी को शिफ्ट, मतलब सिर्फ डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ बी को ऐसे शिफ्ट, ठीक है। टेल हेड, रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ होगा। मुझे तो अभी जो रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं क्या वो सही है? नहीं, क्यों सही नहीं है? पहले का टेल हाँ, पहले का टेल के तरफ से दूसरे का हेड, यहां पे क्या किया अपन ने, उल्टा। तो रिजल्टेंट ये नहीं करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट जाएगा उल्टा, ठीक है। ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सबको समझ में आया ना कैसे ड्रॉ करना है। हाँ, इसमें किसी को पैराग्राम पूरा का पूरा बनाना होता तो मैं मतलब बी प्लस ए ऐसा करके बना देता, बट अगेन पैराग्राम पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए ग्रीन में लिखा है। आप ये लिखो या ये लिखो, ये पूरा का पूरा पैराग्राम हो गया, ठीक है। इसलिए इसको पैराग्राम लॉ बोलते हैं, बट अपने को पूरा पैराग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल लॉ से अपना काम हो जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा करते हैं मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन है कि भाई मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं दो चीजें क्विकली रिवाइज कराता हूं। बचपन की ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, बचपन का ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस दोनों में रिवाइज कराता हूं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है क्या? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इसका लेंथ a, इसका लेंथ b, तो ये लेंथ क्या होता है? c मत बोलो, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c क्या होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जस्ट एक क्वेश्चन इधर में जो दे रहा हूं, ठीक है, ये फटाफट अब लिखो पाइथागोरस थ्योरम, और ये क्वेश्चन जो है वो करो जरा। ये क्वेश्चन मैंने दिया है 2 और ये क्वेश्चन लिया है मैंने 3√2, तो मुझे पता है ये कितना होगा। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, मुझे पता है आपको आता है, उसके बाद भी मैं दे रहा हूँ। ये है 2√3 और यहाँ पे हो गया 3, इन दोनों में, इन दोनों का लेंथ बताओ कितना होगा, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आंसर अंडर रूट में ही लिखो। आंसर अंडर रूट में ही लिखो, फटाफट करो, ठीक है। इवन ऑनलाइन में सब लोग फटाफट करो, इसका आंसर बताओ। टू है, 3√2 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी इसकी लेंथ? ये सबको आता है क्या? देखो मैंने ये क्यों दिया है, ये सब रूट्स वगैरह में क्यों रखा है, क्योंकि जिन लोगों को मैथ्स का प्रॉब्लम है उनको एक स्क्वायर करके अंडर रूट निकालने को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप आपका मैथ्स का वीकनेस आइडेंटिफाई करो इससे। चलो यहां पे देखो, इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बताओ? 2 स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 3√2 का स्क्वायर कितना होता है? अब 3 स्क्वायर कितना है? 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। भाई जिसको ये नहीं आता, मतलब आपका थोड़ा सा मैथ्स हिला डुल है, तो जाके उसको थोड़ा सा अच्छा करके आओ, ठीक है। तो 18 + 4 कितना हुआ यहाँ पे? 22, ठीक है। अब ये चीज क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब क्या? 2√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर मतलब कितना? 4, 3 कितना? 12 प्लस 9, अंडर रूट ऑफ कितना? 21, तो अंडर रूट ऑफ 21 सबका आया, मतलब आता है ना इतना एडिशन वगैरह सब कंफर्म सबको आता है। जिसको नहीं भी आता होगा मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता नॉर्मल वो भी बता सकते हो। हम लोग आपके 9, 10, 10 के भी, और अभी जितना अभी ये बैचेज जाएंगे, ठीक है, उतना हम लोग 9, 10 के भी लेक्चर्स कुछ मैथ्स के रखेंगे, फाउंडेशन लेक्चर्स 9, 10 के। तो आप में से जिन लोग को भी एकदम मैथ्स वीक है वो अटेंड करो। देखो कोई भी जेई का क्लास या नीट का क्लास 9, 10 के लेक्चर्स नहीं रखता, लेकिन हमने दावा किया ना हम तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0 लेवल, 0 नहीं माइनस लेवल,
और फिर अपन जेई और नीट की तरफ पहुंचेंगे। तो हम हमारा काम हम तो रखेंगे, बट आपको ऐसा शर्माना नहीं है, जाके लेक्चर अटेंड करना है वो चीज़। मैं तो बोलता है आपको आता भी होगा तभी अटेंड करो, क्या फर्क पड़ता है, बोनस है ना। और वो अभी कर सकते हैं, हम लोग ये जुलाई में नहीं लेक्चर्स देंगे, जुलाई अगस्त में। अब जून एंड जुलाई मिड तक आपको ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे, फाउंडेशन लेक्चर्स 9, 10, 10th मैथ्स, ठीक है, सिर्फ मैथ्स, क्योंकि अपने को मैथ्स ही लगने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पाइथागोरस। सेकंड जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एकदम सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री भी किसके लिए वैलिड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल अपना बहुत काम का ट्रायंगल है। जिन्होंने मेरा पूरा लेक्चर अटेंड किया होगा कोरल बैच में, उनको पता है कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री जो मैं बता रहा हूं ना, इससे हो जाते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत काम का ट्रायंगल है। अब इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसको अपन लिखेंगे अपोजिट, इसको बोलेंगे एडजेसेंट, और ये हो गया एंगल थीटा। अब मैं काम करता हूं, हाइपोटेन्यूस की लेंथ में लेता हूं एल। अब एक चीज समझो, पहले तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा, बचपन में पढ़ा होगा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है कितना यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो अपोजिट की लेंथ कितनी आई, अपोजिट लेंथ क्या करेंगे, एल इंटू क्या, एल इंटू कितना, साइन थीटा। सबको समझ में आया क्या। हाँ, सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। कितना है वो, एल। तो एडजेसेंट की लेंथ कितनी है, एल को इधर लेके जाए तो एल इंटू कॉस थीटा। अब ये बचपन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट अभी आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूं। ये नहीं साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा नहीं, आपको मैं अभी जो बॉक्स बना रहा हूं ये चीज एकदम बिल्कुल दिमाग में रख देनी है। बहुत बहुत काम में आएगा, हर चैप्टर में काम में आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, काइनेमैटिक्स, ये सब, मतलब अभी स्केलर वेक्टर में तो काम में आएगा ही आएगा, और बाद में भी बहुत सारी जगह पे काम में आएगा, ठीक है। ये जो दो ब्रैकेट में रखा है, क्यों, ये एल है, ये थीटा है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये सपोज एल है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड लेंथ होता है वो कितना हो गया, एल इंटू कितना, साइन थीटा। और थीटा के बाजू वाला लेंथ को क्या बोलेंगे, एल इंटू कॉस थीटा। समझ आया। हाँ, और किसी ने टैन थीटा बोला तो बोला टैन थीटा कितना होता है, टैन थीटा भी अपोजिट अपॉन क्या, नहीं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये जस्ट, ये अपने को, ये भी काम में आने वाला है वैसे, बट ये मैं जस्ट लिख के रखता हूँ, ये अपने को काम में आने वाला है, ठीक है। तो एकदम सिंपल, ये सबको समझ में आया। मतलब आपको पता भी होगा, उसके बाद भी लिख लो, मुझे पता है कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, पर तभी भी लिख लो ये चीज, ठीक है। अब लिखोगे, और ये ट्रायंगल एकदम दिमाग में रखना, एल थीटा, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है। एल थीटा, एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज जो अपने को काम के है, उसके पहले अभी मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैं पहले सब, चलो पहले वैल्यूज लिख के देता हूँ मैं, जो अपने को अभी पूरे के पूरे अगेन 2 साल काम में आने वाले। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट मुझे फिजिक्स में काम में आने वाला है, स्केलर वेक्टर चैप्टर में, और इवन बाकी फिजिक्स में। तो इसलिए सारे वैल्यूज जो आपको पहले बचपन में पता थे सारे लिख के दे रहा हूँ मैं फटाफट। मुझे साइन 0 कितना होता है, ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे सब लिखता हूँ। साइन 0, साइन 30 आपको भी लिखना है, मतलब मेरे साथ में ही लिख सकते हो आप, ठीक है। साइन 30, साइन 45, साइन 60, ठीक है, और साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। और ये सेम चीज उल्टा, किसके लिए, कॉस 90, ये कॉस 60, ये कॉस 45। ध्यान में रखना, अभी आपको टेबल, हमेशा टेबल नहीं बनाने का, ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखनी चाहिए, नहीं है तो घर पे जाके भाई बना दो, ठीक है। ये वैल्यूज तो आपको सबको पता थे। इसके साथ साथ कुछ वैल्यूज जो अपने को काम के हैं, जो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, ठीक है। साइन 120, कॉस 120, साइन 135, कॉस 135, साइन, ठीक है, 150, कॉस 150,
साइन 180 इन कॉस 180। ठीक है, ये भी कुछ वैल्यूज है। ये किसी को पता है क्या ये वैल्यूज? इसका एक मेथड है, इसका एक मेथड तरीका आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैथ्स के सर बताएंगे। अभी अपने को सिर्फ याद रखना है। ठीक है, पहले ये लिख दो, पहले आप लोग ये लिख दो, फिर मैं ये वैल्यूज बताता हूँ। ये वैल्यूज अपने को काम में आने वाले हैं। ठीक है, सब लोग इन वैल्यूज को नोट डाउन करके रखो। देखो, किसी को पता है साइन 120 कितना होता है? हाँ, साइन 120 होता है साइन 60 के बराबर। आपको ये करने के लिए वो मेथड होती है 180 माइनस 120 वाली, ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे आपको। अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो 180 माइनस 120 कितना होता है वैसे? 60। तो 180 से माइनस करने का तो कितना है? 60 है इधर, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो इसका एक्चुअली आंसर √3/2 है। ये 135, तो 180 माइनस 135 45, तो साइन 45 कितना हुआ? 1/√2। ये 180 माइनस 150 साइन 30, साइन 30 कितना हुआ? 1/2। एंड 180 माइनस 180 0, तो साइन 0 0। तो ये आंसर है इसका। बट कॉस के लिए सेम चीज 180 माइनस 120 करने का, बट माइनस साइन डाल के रखने का। क्यों? ये सब कुछ आपको बाद में आएगा। तो कॉस 60 माइनस हाफ, कॉस 45 माइनस 1/√2, कॉस 30 माइनस √3/2 और कॉस 0 माइनस 1। ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यूज कुछ जगह पे काम में आएंगे। उसके साथ साथ एक और ट्रायंगल काम में आता है अपने को, ये ट्रायंगल। किसी ने ये कभी ट्रायंगल देखा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जो 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। भाई पता है ना 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है आपको। तो 3 4 5 के राइट एंगल ट्रायंगल में किसी को पता है ये एंगल कितना होता है? कभी देखा नहीं होगा आपने, बचपन में यूज तो किया है, लेकिन कभी पता है एंगल कितना होता है? कोई भी आप में से 3 4 5 के ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? नहीं, 60 विरुद्ध तो ये सब हो गया ना। 60 45 30 नहीं है, ये एंगल अलग है। और ये एंगल भी जेई नीट का फेवरेट एंगल है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जेई नीट सीईटी का। ये एंगल होता है 37 डिग्री और ये एंगल होता है 53 डिग्री। तो कोई बोल सकते हैं इसको ट्रायंगल को देख के, किसी ने बोला साइन 37 कितना होगा? बताओ, इस ट्रायंगल को देख के बताओ साइन 37 क्या होता है? साइन 37 क्या? अपोजिट अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। कितना? 3/5। तो भाई 3/5। किसी ने बोला सर cos 37 कितना है? 4/5। मतलब कभी ऐसे क्वेश्चन में कभी साइन 37 cos 37 साइन 53 cos 53 आए तो ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर देने का। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये इतना ट्रिग्नोमेट्री अपने को लगने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको लिख के दिया है। इसको लिख के रखो। ठीक है, यहां पे आप सब लोग देख लो, यहां पे सब लोग देख लो। अभी जो अपन ने किया, मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला था, ये L है, ये थीटा है, तो इसकी लेंथ कितनी है? L इंटू कितना? साइन थीटा, और इसकी लेंथ L इंटू कॉस थीटा। भाई याद रहेगा ये सब? तो इसको यूज करके पहले एकदम बचपन वाली चीज है, इसको यूज करके क्विकली मुझे इसकी लेंथ निकाल के दिखाओ। ये 16 है, ये एंगल 60 है, ये दो लेंथ कितनी होगी? और ये 6√2 है और एंगल 45 डिग्री है, तो ये दो लेंथ कितनी होगी? जो क्विकली, इसमें कुछ है नहीं, ये जो सबका मैं बेसिक्स चेक कर रहा हूं। मतलब ये क्या है? 16 क्या इंटू साइन 60 और 16 इंटू कॉस 60। ये सबको समझ में? 16 साइन 60 कितना होता है? 16 इंटू क्या? √3/2। मतलब यहां पे कितना हुआ? 8√3। ये आया सबको? 16 cos 60 कितना होता है? 16 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू कितना? 8। सिमिलरली ये चीज 6√2 45, तो ये चीज क्या होगा? 6√2 साइन 45 एंड यहाँ पे 6√2 cos 45। 6√2 साइन 45 कितना होता है? 6√2 इंटू क्या? 1/√2। √2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना हुआ? 6। यहाँ पे 6√2 cos 45 अगेन 1/√2। तो ये चीज जो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको बचपन में सिखाई गई है और बचपन में आनी चाहिए।
नहीं किसी को आ रहा है तो भाई आपका काम है 8th 9th के जो 9th 10th के जो हम लोग लेक्चर्स लगाएंगे वो भी अटेंड करो, बेस ठीक करो, और फिर ये तो अटेंड कर, मतलब ये तो हम पढ़ाते ही जाएंगे, बट मैथ्स के ऊपर आपको फोकस रखना है, ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री बोला है किसके लिए वैलिड होती है? वो राइट एंगल ट्रायंगल, और पाइथागोरस किसके लिए वैलिड होता है? वो अगेन राइट एंगल ट्रायंगल। उनको यूज करके अपन अभी सीधा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, सीधा वेक्टर को ऐड करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे पहले एक एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कर, मतलब आप लोग, मैं एक क्वेश्चन दूंगा फिर आप लोग उसको करोगे। अब सब लोग सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने एक ए वेक्टर दिया, मैंने एक बी वेक्टर दिया, इसकी लेंथ दी मैंने 2, इसकी लेंथ दी मैंने 3, और दोनों के अंदर का एंगल दिया 90। तो मुझे बताओ क्या आप रिजल्टेंट का लेंथ निकाल सकते हो? क्या करोगे? पहले बी को क्या करेंगे? शिफ्ट, फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ, और रिजल्टेंट की लेंथ मतलब रिजल्टेंट का क्या चाहिए तुमको? मैग्नीट्यूड ना, मतलब क्या चाहिए अपने को? मॉड ऑफ रिजल्टेंट। ए वेक्टर की लेंथ 2 दी है, मतलब क्या दिया है? ए वेक्टर का मॉड कितना दिया है? 2। बी वेक्टर का मॉड कितना है? 3। तो पूछा है रिजल्टेंट का मॉड कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। बताओ कितना होगा, बताओ कैसे किया? बी को पहले क्या करेंगे बताओ? पहले शिफ्ट, तो पहले बी था, बी को अपन ने शिफ्ट किया, ठीक है, मैं अलग कलम नहीं करता हूँ, तो बी को ऐसे शिफ्ट किया, तो बी का लेंथ कितना था? 3। ये था ए, ये था क्या? बी। रिजल्टेंट को अपन ने ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया? तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, और रिजल्टेंट की लेंथ मुझे निकालनी है, क्या यूज करेंगे अपन? पाइथागोरस। इसलिए तो पाइथागोरस पढ़ा है। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ कितनी? मैं इधर ही लिख देता हूं सीधा, चलेगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ कितना? 4 प्लस 9, अंडर रूट ऑफ 13। तो आंसर इसका क्या? अंडर रूट ऑफ कितना है? 13। इसी में देखो वेक्टर के पास क्या होता है हमेशा? उसकी एक लेंथ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, और उसका एक डायरेक्शन होता है जो किससे दिखाता है? एंगल। तो किसी ने बोला यहां पे एंगल, ये एंगल चाहिए मुझे, और इस एंगल को मैंने अल्फा लिख दिया। तो कोई बोल सकता है इसमें किसी ने tan अल्फा पूछा है, किसी ने tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी इस पूरे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में? व्हाट इज tan अल्फा? अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट, कितना? 3/2। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। आपको पता है इसको अगेन ट्रिग्नोमेट्री वाले सर आपको अच्छे से बताएंगे मैथ्स में। इसको बाद में अपन ना अल्फा को, tan को इधर लेके जाते हैं तो tan इनवर्स हो जाता है, जिसको अपन tan टू द पावर -1, बट 10 टू द पावर -1 बोलेंगे नहीं, दिखता तो वही है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 3/2 ऐसा करके लिखेंगे। अब ये क्या है? सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए सिर्फ ऐसा कुछ नहीं। आपको tan अल्फा इक्वल टू ये लिखा, अल्फा को क्या लिखा? tan को इधर लेके जाके tan इनवर्स ऑफ 3/2 लिखा। मेरे को है क्या कुछ? मुझे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब आपको पता है वेक्टर को ऐड करना आ गया है ना आपको, यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों। चेक करते हैं आप में से कौन लोग कर पाते हैं सीधा, जो पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल 2, ठीक है। सब लोग सुनो, ये मेरा था ए वेक्टर जिसकी लेंथ 3 थी, ये मेरा था बी वेक्टर जिसकी लेंथ 4 थी। अब यहां पे एंगल जो है वो मैंने लिखा है 60 डिग्री। अब क्या हुआ बताओ, इसमें रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ये पहले कौन सा डायग्राम बनाया बताओ मुझे? इसको हम कौन सा डायग्राम बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट, दोनों का टेल क्या है? सेम। अब मुझे तो इसको रिजल्टेंट निकालना है, पहले क्या शिफ्ट करोगे? बी को शिफ्ट करेंगे। तो बी को शिफ्ट करूं, मैं अलग कलर में कर लेता हूं। बी को मैंने शिफ्ट किया। अब इसके बाद रिजल्टेंट को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। भाई रिजल्टेंट आएगा पहले का टेल, दूसरे का हेड। चलो मुझे बताओ, इसमें पहले आप दिमाग लगा के, इवन ऑनलाइन में सब लोग दिमाग लगा के, ठीक है, मुझे क्या कर सकते हो इसमें? मुझे तो रिजल्टेंट को निकालना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहेगा तुमको? नहीं, बट बचाएगा कौन आपको हमेशा?
राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? ड्रॉ करना है राइट एंगल। एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। नहीं, आप लोग जो नए लोग हैं, मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे इसमें? कोई है और कोई दे सकता है, हिंट दे सकता है, कौन कैसे बना सकता है? हाँ, यहां पे राइट एंगल बनाने का सिंपल तरीका होता है। कोई लोग बोलेगा सर मैं इधर से ऐसा राइट एंगल बनाऊंगा सीधा। भाई इधर से राइट एंगल बना के ये एंगल पता है क्या तुमको? नहीं, ये नहीं, ये आप पता है आपको। इसको देखो, मैं यहाँ पे जो ग्रीन में बना रहा हूं, मैंने सपोज इसको एक्सटेंड किया, मतलब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ना, ऐसे मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया, तो एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया आपको। अब मुझे तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना हुआ? 60। अब मुझे बताओ क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस लग सकता है? कहां पे क्या लगेगा? किसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगा? ये L है, थीटा है, तो ये क्या हो गया? L साइन थीटा, L कॉस थीटा। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगेगा? पाइथागोरस, जिससे मुझे आर की क्या निकलेगी? लेंथ निकलेगी। निकालो जरा, करो आप लोग। तीनों सेम ही दिख रहे हैं मेरे को। आएगा ये 4 है, 60 है। और आजू बाजू वालों को भी बताओ जरा, एक दो डिस्कशन भी करो, सपोज नहीं आया तो। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? ये 4 है, 60 है, तो ये क्या होगा? 4 इंटू क्या? देखो यहाँ पे 4 इंटू साइन 60, और ये क्या होगा? 4 इंटू क्या? कॉस 60। भाई इसमें क्या यूज किया अपन ने, बताओ? ट्रिग्नोमेट्री यूज किया ना। तो 4 कॉस 60 कितना होता है? 4 इंटू हाफ। मैं जस्ट लिख के देता हूं, 4 इंटू हाफ कितना? 2। 4 इंटू साइन 60, 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2 कितना? 2 रूट 3। अब ये 2 है, 3 है, तो ये जो टोटल लेंथ हुई, ठीक है, मैं अलग इस कलम में लिखता हूं, ये टोटल लेंथ कितनी हुई? 5। और ये लेंथ 2 रूट 3। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ, ये 5 है, ये 2 रूट 3 है, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो अपने को कौन बचाने वाला है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस भी लगता है और ट्रिग्नोमेट्री भी लगता है। तो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल का जुगाड़ बनाना है, तो ये इसमें जुगाड़ बना के अभी यहाँ पे क्या इसका लेंथ है? अंडर रूट ऑफ क्या आया? अंडर रूट ऑफ कितना आया? 5 स्क्वायर प्लस क्या? 2 रूट 3 का स्क्वायर। ये तो आया था ना अपने को 25 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना? 4 3 जा कितना? 12। अब ये सब कुछ मैं अभी बता रहा हूं, 1-1.5 महीने के बाद ये सब कुछ कैलकुलेशन में फटाफट करूंगा, ठीक है? अंडर रूट ऑफ कितना हुआ? रूट 37। तो रिजल्टेंट का तो मैग्नीट्यूड आ गया, राइट? मतलब रिजल्टेंट का क्या आ गया? लेंथ आ गया। बट किसी ने बोला इसका अल्फा, ये एंगल अल्फा कितना है? तो बड़े वाले ट्रायंगल में व्हाट इज टैन अल्फा? बड़े वाले ट्रायंगल में व्हाट इज टैन अल्फा? टैन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टैन अल्फा इज क्या? अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। अपोजिट कितना है? 2 रूट 3 अपॉन क्या? 5। भाई सबको समझ में आया क्या? हाँ, तो मतलब मेरा मॉड आर भी आ गया। मॉड आर की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ऑफ कितना? 37। मतलब वेक्टर का लेंथ भी आ गया और वेक्टर का क्या आ गया? डायरेक्शन भी आ गया। यूजिंग व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। जो कब यूज किया अपन ने? कब पढ़ते थे हम लोग? बचपन में। तो बचपन की चीजें यूज कर रहे। अब ये सबको समझ में आया? सर ये एंगल के लिए हाँ हाँ, बस ये एंगल कितना है वो पता नहीं, वो वैसे रखने का, उसको उतना ही रखने का। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सेम चीज आप करोगे फटाफट, ठीक है? अभी आपको मेथड समझ में आई ना? अब मुझे देखना है कि आप में से कौन है वो फटाफट सॉल्व करता है, किसका मैथ सही है और फास्ट सॉल्व करके दिखाता है, ठीक है? चलो एग्जाम्पल 3। ए वेक्टर, बी वेक्टर। ए वेक्टर की लेंथ है 3
बी वेक्टर की लेंथ है 4√2 और बीच का एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है फाइंड क्या, फाइंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड tan अल्फा। बताओ, और चैट बॉक्स में भी आंसर डालो फटाफट, सब लोग चैट बॉक्स में भी आंसर डालो, आंसर निकाल के चैट बॉक्स में डालो। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। मुझे पहले बताओ इसमें क्या करोगे, बी को पहले क्या करेंगे अपन, शिफ्ट। तो पहले बी को क्या करेंगे अपन, शिफ्ट। जैसे बी को शिफ्ट किया, ये इसकी लेंथ कितनी है 4√2। फिर क्या करेंगे अपन, रिजल्टेंट को क्या करेंगे ऐसे ड्रॉ, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। उसका सबसे मेन चीज क्या है, कंस्ट्रक्शन करना, कैसे, ऐसे और ऐसे। तो ये कंस्ट्रक्शन सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, एक छोटा भी दिखा, अपना काम हो गया। ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना 45, ठीक है, तो ये 45। अब ये 4√2 है 45, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 क्या cos 45 और ये 4√2 sin 45। 4√2 cos एंड sin 45 कितना होता है 4√2 इंटू 1/√2, तो √2 कैंसिल होके कितना हुआ 4, तो ये भी 4 हो गया और ये भी कितना हुआ 4। अभी के लिए मैं लिख रहा हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। ये 4 हो गया, 4 हो गया, 4 + 3 कितना 7। तो भाई ये टोटल लेंथ हो गई 7 और ये लेंथ हो गई 4। सबको मुझे होता प्रोसेस समझ में आई क्या, कंफर्म। अब ये 4 और 7 है, तो मुझे तो इसकी लेंथ कितनी हुई, अंडर रूट ऑफ कितनी 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कितना 49 प्लस 16, अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 65। बस, तो मॉड आर कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 65। और ये अल्फा, सपोज मैंने इसको अल्फा बोला, तो ये tan अल्फा कितना है 4/7, तो 4/7। अब सबको क्लियर हुआ मुझे बताओ। तो बेसिकली आपको वेक्टर एडिशन आ गया। वेक्टर एडिशन किससे किया अपन ने, यूजिंग व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। अब आप में से मुझे देखना है कितने लोग ऐसे कि जो ये लास्ट का क्वेश्चन बिना पेन एंड पेपर से सॉल्व करते 2 मिनट में। पहले बिना पेन एंड पेपर से ऐसा करके देखो, डायरेक्ट देखते कितना अब जिन लोग का इमेजिनेशन वीक होगा, मतलब इनका मैथ्स वीक होगा, वो आप हवे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिन लोग का मैथ्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो ये मैं एक्सरसाइज क्यों दे रहा हूं, आपको खुद को समझने के लिए कि आपको किसके ऊपर काम करना है आगे का। एक देखो, 2 टाइप के लोग होंगे जिनको मैं बोलूंगा भाई तुम्हारा मैथ्स वीक है तो जाके मैथ्स स्ट्रॉन्ग करेंगे आगे के 1-1.5 महीने में। और दूसरा क्या कौन होगा, मैथ्स वीक है बस, अरे अपने को तो मैथ्स वीक ही रहना है, जिंदगी में ऐसे ही चलना है अपने को, ठीक है, जो होगा वो चलने दो, वो वाले लोग। या कुछ लोग होंगे डर के कॉमर्स में शिफ्ट हो जाएंगे, बोलोगे यार भाई ये सब इतना मैथ्स वैसे इतना अपने को जमने वाला है क्या, अपने को जमने वाला है नहीं, अपन क्या करते हैं कॉमर्स, एकदम सिंपल वाला है। बट तुमको पता नहीं कॉमर्स में भी क्या मैथ्स ही है, और कॉमर्स में सीए बनना है तो भी मैथ्स लगता है, एमबीए करना तो भी मैथ्स ही लगता है। फिर तुम्हारे पास बचा ऑप्शन कौन सा, आर्ट्स, जिसमें तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तो ही कुछ जिंदगी में कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो 6-7 साल के बाद पैसा कम ही कमाओगे। तो इन शॉर्ट आपको सपोज पैसा अभी कमाना है, ठीक है, तो अपना मैथ सुधारो। जितने भी लोगों का ना मतलब वर्ल्ड में मैथ स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा वही कमा रहे हैं। पता है सबसे ज्यादा कौन कमाता है वर्ल्ड में, हाँ नहीं मतलब वैसे नहीं, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग देखे हमने, सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग कौन है पता है, ट्रेडर्स मतलब ट्रेडिंग जो करते हैं ना, हेज फंडर्स, वॉल स्ट्रीट जनरल, वॉल स्ट्रीट वगैरह सुना होगा आपने, वहां पे वही सब चलता है, ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, ट्रेडिंग चलता है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर ट्रेडर्स, ठीक है। और उन लोगों का क्या भी स्ट्रांग होता है, मैथ्स।
भाई हर एक चीज दिखता है। तो जिनका मैथ स्ट्रांग है ना वो आदमी, मतलब मैं तो सिर्फ मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड ट्रेडर्स की बात किया, सारे सीईओज एंड फाउंडर्स, जितने भी सीईओज एंड फाउंडर्स है उनका भी दिमाग में सब दिमाग चलता है, ठीक है। तो भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आइंस्टाइन न्यूटन की तरह मैथ्स बनाओ, बट एक लेवल तक तो बनाओ। अब कोई बोलेगा सर ये सब अपने को नहीं अच्छा मतलब फील नहीं आ रहा है सर, क्या सर ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस आपने तो बेवकूफ बना दिया, लिखा स्केलर वेक्टर पढ़ा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री। भाई मैंने क्या बोला आपको, पूरे फिजिक्स में 11-12 के फिजिक्स में क्या आने वाला है, मैथ्स। तो जिसका मैथ्स वीक है भाई दिमाग में डाल दो कि आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाना है। हाँ, या फिर मैं ऐसा बोल दूंगा मैं अभी बोर्ड्स के लेक्चर लेना चालू करूं, खुश कर सकता हूं मैं आपको, मस्त एकदम डेफिनेशन लिखवा के दूंगा 3-4, आपको मस्त मजा आएगा, लिखते हो क्या करना है वही लिखना है 2 बार, ठीक है। लेकिन इसमें जिंदगी में आपका भला होगा क्या, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे सीईटी के क्लासेस है, अपने इसी बिल्डिंग में 2-3 सीईटी के क्लासेस है, उधर जाओ गली गली में घूमो, सीईटी मतलब सिंपल बोर्ड्स, जो बोर्ड्स का पढ़ाएंगे आपको, बट आप में आपकी जिंदगी की तरक्की नहीं होगी। तो आपको खुद को जिंदगी की तरक्की अच्छी करनी, मतलब तरक्की करनी है तो भाई थोड़ा सा जाके अभी 1-1.5 महीना बचा है। एक तो पहले आपने 1.5 महीना गवा दिया है। आपको पता है आपके सारे बहुत सारे दोस्तों ने कब ज्वाइन किया बैच, अप्रैल 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो 8 अप्रैल से अपना फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ। उसके लिए वो लोग डेमो लेक्चर आते थे, अप्रैल 1 को आते थे, अप्रैल 1 एंड 2 को। तो आपका तो 1.5 महीना चला गया, अभी वापस से 1.5 महीना भी जाएगा, तो भाई फिर बर्बादी, ठीक है। बर्बादी मतलब किस सेंस में बर्बादी, अभी आपको फील नहीं होगी, आपको बर्बादी फील होगी अभी आपका उम्र कितना है, 15-16 ना, 7 से 8 साल के बाद, 8 साल के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको लोकल के धक्के खाने पड़ेंगे या रिक्शा में जाओगे, आपका वही दोस्त जो करोड़ों का पैकेज कमा के एकदम पहली स्टार्टिंग में पहली जॉब अपना कार लेके आएगा, और वो भी अच्छी इधर उधर की कार नहीं, मर्सिडीज टाइप की कार, ठीक है। और आप भाई अब मेरे को भी चलना लेके, गंदा लगेगा ना आपको। तो उससे से आपकी खुद की करो, खुद के करने के लिए अभी सही तरीके से पढ़ो। मैं इसीलिए बोलता हूँ डायरेक्टली, जो आदमी अभी सही पढ़ता है उतना ही डायरेक्ट कमाता है लाइफ में। तो अभी सही पढ़ो, उतना ही कमाओगे जिंदगी में। और मैं डायरेक्ट कमाने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबको वही चाहिए। आज के ज़माने में मैं बोलता क्यों पढ़ता है, कोई सोशल वर्क करने के लिए पढ़ता है क्या? हाँ, क्यों पढ़ रहा है भाई तू? पैसा। कोई है क्या जो बिना पैसे के लिए पढ़ रहा है? नहीं भाई, सब लोग पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पैसे की भाषा में समझा रहा हूँ। मतलब पैसा मतलब लाइफस्टाइल आपकी, ठीक है, लाइफस्टाइल। चलो, तो एक अभी दिमाग में एक लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 4 को बिना मतलब पेन एंड पेपर से करेंगे, और फिर पेन एंड पेपर से चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। पहले 2 मिनट बिना पेन एंड पेपर से डायरेक्टली देखो कि ये क्वेश्चन आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। एंगल 60 डिग्री है, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 2। बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मुझे सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए दिमाग में, क्या होगा? ओके, हुआ सबका आंसर है सबका? हाँ, ओके। क्या करोगे इसमें? सबसे पहली चीज मैं वापस एक बार जस्ट बता रहा हूं, क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे पहले, शिफ्ट, ठीक है। तो बी को शिफ्ट किया, लेंथ कितना है इसका 2, फिर किसको ड्रॉ किया, ऐसे रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। अब इसके लिए अपन ने पहले इसको रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए अपने को बचाने वाला कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर क्या किया यहाँ पे, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये 60, तो ये भी कितना 60, तो इसकी लेंथ कितनी है 2, क्या cos 60, और यहाँ पे 2 sin 60। 2 sin 60 कितना होता है √3, 2 × √3/2, मतलब कितना
√3, ये 2 cos 60 मतलब कितना 1। अब 3 + 1 कितना हुआ यहाँ पे 4, तो ये 4 हुआ और ये कितना हुआ √3। अब ये 4 और √3, तो ये कितना हुआ 4 अंडर रूट क्या 4 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मतलब 16 + 3 19, तो अंडर रूट कितना 19। तो इसका जो आंसर आएगा वो अंडर रूट कितना आएगा 19। तो ये मॉड आ रहा है। किसी ने बोला tan अल्फा कितना होगा, तो √3/4, तो tan अल्फा की वैल्यू √3/4। ठीक है, सबको समझ में आया? तो आपको गाइस वेक्टर एडिशन आ गया। अब मैंने देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा मतलब एक एंड कर रहा हूं, इतना समझो। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं और फिर 2-3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, सेम वो करके लाना है। बट मुझे एक बात बताओ, कितने लोग जेई और नीट की एग्जाम देते हैं? इस बार कितने लोगों ने नीट की एग्जाम दी टोटल? पूरे इंडिया में कितने लोगों ने इस बार नीट की एग्जाम दी? 23 to 24 लाख, 23 से 24 लाख लोगों ने दी है। और कितने लोग जेई की एग्जाम देते हैं? अराउंड 10 से 12 लाख, मतलब दोनों को गिना दिया जाए तो 35 to 36 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। आपको पता है 36 लाख स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इंडिया में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब समझ लो, बचपन से कुछ अलग खा के आते हैं, तो दिमाग कुछ अलग ही चलता है, ठीक है। कितने होंगे हर स्टेट में? चलो मैं हर स्टेट में पकड़ता हूं 10 लोग, तो कितने हुए 300 लोग मैक्स। उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब आइंस्टाइन न्यूटन तो 8-10 होंगे सिर्फ, जो आइंस्टाइन न्यूटन टाइप के होते हैं। बाकी सब एक लेवल अप, मतलब मैं थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलूंगा मैं, मैक्स टू मैक्स 500। और मतलब 35 लाख में से 500 लोग सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिनका दिमाग कुछ अलग चलता है, जिनका आईक्यू कुछ अलग है। बाकी लोग क्या है? सब लोग कौन है? एवरेज। एवरेज मतलब कुछ लोगों ने 9-10 में अच्छा पढ़ा होगा, तो आप ऊपर, कुछ लोगों ने 9-10 में मजा मारा, मतलब जिंदगी में एंजॉय किया, नीचे। अब मुझे बताओ, जितने भी जगह पे आप मुंबई में पढ़ो, मुंबई में कितने क्लासेस है? कोचिंग क्लासेस कमी थोड़ी है, हर देखो ना, हर गली में क्लास दिखते हैं आपको। वैसे ही आप सोचो मुंबई से भी ज्यादा, पूरी मुंबई एंड पुणे का पूरा जनता मिला दिया जाए, उतना स्टूडेंट्स एक सिटी है नॉर्थ में, नाम क्या उसका? कोटा। कोटा में जितना पूरा मुंबई पुणे विने सब मिला दिया जाए ना, जितने स्टूडेंट, उससे डबल ट्रिपल स्टूडेंट्स उधर पढ़ते हैं एक ही जगह पे। वैसे हैदराबाद है, वैसे ही दिल्ली है, इतने सारे लोग इतने सारे जगह पे पढ़ रहे हैं, सारे एवरेज स्टूडेंट्स। तो अब मुझे बताओ, और मुझे बताओ स्केलर वेक्टर क्या कुछ अलग होगा क्या? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम यहाँ पे कुछ अलग सीख रहे हैं, वो कुछ अलग सीख रहे हैं, ऐसा है क्या? सब एक ही जैसे सीख रहे हैं। फिर मुझे बताओ आपको क्या अलग करना है? आप भी वैसे ही पढ़ेंगे जितने बाकी सब लोग पढ़ रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैट रेस। कोई बोलते हैं ना आईआईटी जेई क्रैक करने के लिए सर 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता है दिन में, और लोग पढ़ते हैं कोटा वगैरह में। कोटा हैदराबाद में जाके देखोगे, इवन मुंबई में कुछ कुछ जगह पे 12-12 15 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी आईआईटी जेई क्रैक नहीं होती, नीट क्रैक नहीं होती। पता है क्यों? सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते। सही डायरेक्शन का मतलब क्या होता है पता है? मुझे बताओ, यहां पे अब तक कोई भी वेक्टर को ऐड करने के लिए कोई भी फॉर्मूला बताया मैंने अब तक? मैंने क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। और आपका बेसिक दिमाग जो कंस्ट्रक्शन बनाना था, राइट एंगल बना के, राइट एंगल में चीज लगता है तो वो राइट एंगल बनाओ। तो गाइस इसमें आपका बेसिक्स एंड आपका दिमाग, इसके ऊपर आप सही तरीके से काम करोगे तो बाकी लोगों से आगे रहोगे। बट वही आदमी जो फॉर्मूला रटेगा, अपन भी रटेंगे, बट अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको फॉर्मूला वो खुद को डिराइव करके लाना है, सोच के। 2 टाइप के सर टीचर्स पढ़ाएंगे, 2 टाइप के। 90% लोग कैसे पढ़ते पता है? कैसे पढ़ाते हैं? सीधा आएंगे, ऐसा फॉर्मूला का डेरिवेशन देंगे, बोलेंगे चलो छापो। फिर आपने छापा, वो फॉर्मूला छापा, एक फॉर्मूला आएगा √a² + b² + 2ab cos θ, एक फॉर्मूला आने वाला है। अब वो फॉर्मूला आपने छापा और उस फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मतलब जितने भी एवरेज लोग पढ़ रहे पूरे 35 लाख, वैसे आपने पढ़ा। फिर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना मेहनत लगेगा ना। आपको क्या पढ़ना है? स्मार्टली पढ़ना है। स्मार्टली पढ़ना है मतलब सबसे पहला चीज स्मार्टली पढ़ने के लिए आपका क्या बनाना है? दिमाग। और वो दिमाग बनाना है, उसके लिए पहले खुद को सोचना है। तो पहले अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, सब लोग सुनो।
ये आपको डिराइव करके लाना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका डेरिवेशन करूंगा। पहले आपको मेहनत करनी है पूरी। ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर है। इस वेक्टर की लेंथ ए दिया है, इस वेक्टर की लेंथ बी दी है, और इसके अंदर का एंगल कितना है? थीटा। तो मुझे क्या चाहिए? रिजल्टेंट की लेंथ चाहिए, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो प्रूव करके दिखाना। ये होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब कुछ लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला रटोगे, कुछ लोग ये फॉर्मूला को क्या करेंगे? अच्छे से डिराइव करेंगे खुद से करने के लिए थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, मैथ्स लगेगा। तो प्रूव करके लाओ, टू प्रूव। और tan अल्फा की वैल्यू ये प्रूव करके लाओ। इट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, तो ये प्रूव करके लाओ। ये मेरा फर्स्ट। ये नेक्स्ट लेक्चर में कुछ लोग फिर नए आएंगे, वापस बैठेंगे, तो मैं क्विकली रिवीजन करूंगा और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आप लोग से करवाएंगे। वैसे करना कैसे इसको? हिंट कैसे करना है? पहले वी को क्या करेंगे? शिफ्ट, फिर को ड्रॉ। इसकी लेंथ कितनी दी है? बी। इसकी लेंथ कितनी दी है? ए। फिर अपन क्या लगाएंगे? वही सब अपना क्या, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, वो सबको यूज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ठीक है, आई थिंक मेरा नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को है ना, शायद मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को। कल और परसों भी लेक्चर है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो संडे एंड मंडे हॉलीडे है, क्योंकि संडे को मंडे को इलेक्शन है, तो मंडे को इलेक्शन है, संडे को अपना छुट्टी है। तो 2 दिन फिर आपके पेरेंट्स वगैरह जो भी लोग मिले नहीं होंगे उनको मिलने के लिए बोल देना। बट अभी ये 4 लेक्चर आप मिस मत करना। देखो आपने अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना, 1.5 महीना ऑलरेडी आप